कैपिटल रिसीट्स में दो टाइप, एक नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स आता है ना, इसमें क्या क्या आता है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस और डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को लोन दे रही है ना, उसका उसको जब स्टेट्स वापस करेंगे तो वो लोन्स आपके नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में आएगा, और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। तो कलेक्शन क्या है, 4.07 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड से आया है, और 3.02 लाख करोड़ रियलाइज फ्रॉम माइनॉरिटी स्टेक सेल। माइनॉरिटी स्टेक सेल मतलब 51% से, मतलब 51% से नीचे जितना भी सेल कर रहा हूँ माइनॉरिटी स्टेक सेल होगा ना, 51% से ऊपर हो जाएगा तो फिर वो प्राइवेटाइज हो जाता है। और रुपीज 69,412 ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस। अब इसके अलावा न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी भी लेके आए हैं, एसेट मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजी। परफॉर्मेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे इसके पहले रिसीव्स पूरा खत्म। ठीक है, गवर्नमेंट की रिसीट्स कहाँ कहाँ से है, आप लोगों को समझ में आ गया रिसीट्स कहाँ कहाँ से आती है, कौन से दो टाइप की रिसीट्स होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स, है ना। और उसका सोर्सेज पता चल गया, रेवेन्यू में दो टाइप, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक्सपेंडिचर, expenditure of government rose to 17.7% of GDP, had the previous 5-year average of 12.8% of GDP। मतलब पेंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ा, 5 ईयर का एवरेज 12.8% आ रहा है, और फाइनेंशियल 21 में 17.7% आ रहा है। ठीक है, the capital expenditure by the center has steadily increased from a long-term average of 1.7% of GDP to 2.5% of GDP। ठीक, कैपेक्स कैपिटल पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय लॉन्ग टर्म एवरेज मतलब एक 2009 से 20 तक का कितना था, 1.7% ऑफ जीडीपी। अब बढ़ के कितना हो गया, 2.5% ऑफ जीडीपी इन फाइनेंशियल 2022 प्रोविजनल इसमें। It is further budgeted to increase to 2.9% of GDP in financial year 23। तो अभी फाइनेंशियल 23 में 2.9% तक के बढ़ने का एक ग्राफ सेम चीज बता रहा है। ठीक है, 14 से लेकर 23 तक का इसमें डेटा दिया हुआ है, आप इसमें देखो कि इसमें कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंस लास्ट 3 इयर्स। यहां से फाइनेंशियल 18 से लेकर 23 तक के कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, उसके पहले डिप हुआ था 18। ठीक, फाइनेंशियल 23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर रुपीस 7.5 लाख करोड़ और 59.6% हैज बीन स्पेंट अप्रैल टू नवंबर 2022, है ना। अभी जब इकोनॉमिक सर्वे के पास में डेटा आया होगा ना, वो अप्रैल से नवंबर तक का आया होगा। ठीक है, तो 59.6% आउट ऑफ रुपीस 7.5 लाख अप्रैल टू नवंबर के बीच में एक्सपेंडिचर हो चुका है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 60% हायर देन लॉन्ग टर्म एवरेज 13.5% फाइनेंशियल 16 टू 20। मतलब 16 से लेके 20 तक का जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उसके कंपैरिजन में 60% ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रो हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर। बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, एनहांसेस एग्रीगेट डिमांड, वाई वाई वाला फॉर्मूला देखो तो y = c + i + g + x - n। तो उसमें एनहांसेस एग्रीगेट डिमांड, y को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, तो y को बढ़ाता है। अगर राइट हैंड साइड में आपका कोई भी एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगा। उसके बाद क्राउड्स इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो क्राउडिंग इन इफेक्ट या क्राउडिंग आउट इफेक्ट देख चुके थे। अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो नहीं कर रही है इकोनॉमी से, है ना, तो प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज्यादा मतलब इकोनॉमी में जो भी पैसा है लोन के लिए वो रहता है, तो प्राइवेट सेक्टर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर सकती है, उसी को क्राउडिंग इन बोलते हैं। इट एनहांसेस लॉन्गर टर्म सप्लाई साइड प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, अब आज आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है ना, सप्लाई साइड में वो बहुत कैपेसिटी को एनहांस करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें कोई डाउट। The center announced several incentives to boost states' capital expenditure in the form of long-term interest-free loans and capex-linked additional borrowing provisions। अब ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत बहुत सारी ऐसे इंसेंटिव्स लाई थी स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि अगर आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी।
ठीक है। ट्रेड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ, हाँ, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 50 साल तक के लिए बिना लोन के स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा दे रही है, ठीक है। और इसके अलावा फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन भी रिकमेंड किया है कि 0.50% ऑफ स्टेट्स जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट का, उसका 0.50% आप उनको एडिशनल बोरोइंग करोगे, एडिशनल आप पैसा दोगे, ठीक है। ये 15 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है। आगे देखिए, अब आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे फर्दर इनकम जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहला इंटरेस्ट पेमेंट्स, इससे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छा एक्सपेंडिचर नहीं होता है, जरूरी है बट अच्छा एक्सपेंडिचर नहीं है। तो जितना कम से कम कर सकें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, उतना अच्छा रहता है। तो गवर्नमेंट हमेशा यही प्रयास करती है कि सब्सिडीज को कैसे कम किया जा सके, है ना, और इंटरेस्ट पेमेंट्स को कैसे कम किया जा सके। तो कंपोनेंट्स क्या क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के? इंटरेस्ट पेमेंट्स, मेजर सब्सिडीज, सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पेंशंस, डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर टू स्टेट्स। लास्ट क्लास में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बताया था, 4 टाइप के डेफिसिट्स डिस्कस किए थे। एक इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और होता है जो आपका एफआरबीएम एक्ट में बताया गया है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 4% के आसपास उसको रखना है पर देखिए ये क्या होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है ना, वो आपका इसमें आ जाएगा ट्रांसफर टू स्टेट्स, जो पार्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे को लेके कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या हुआ, वो स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, है ना। लेट अस सपोज कि रुपीस, लेट अस से 100 रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया। अब इस 100 में से ₹20 अगर स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए 100 माइनस 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा 80। तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना हुआ? 80 रुपीस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर देखेंगे सिर्फ वो ₹100 आएगा, बट इफेक्टिव देखेंगे कि जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दी है और स्टेट गवर्नमेंट उसको किसी भी ऐसा एक्सपेंडिचर करी जिससे फर्दर इनकम जनरेट होगा फ्यूचर में, तो वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर है? जो राइट हुआ है कि परचेसेस किया है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका डिफेंस से रिलेटेड जितना भी, हाँ हाँ, नहीं परचेजेस भी आएंगे, सैलरीज हो गई, पेंशन्स हो गई डिफेंस पर्सोनल की। अब अगर कुछ आर्टिलरी और एम्यूनिशंस वगैरह ले रहे हैं तो वो फर्दर इनकम जनरेट नहीं करेगा, है ना, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा कि कोई मान लो ऐसा यूनिट एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिससे कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। पर डिफेंस का ओवरऑल सब उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ही अंतर्गत दिया जाता है। Reprioritizing expenditure and rationalizing subsidies are essential tools to stimulate aggregate demand and fulfill redistributive imperatives. ठीक है। अब reprioritizing क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी, बहुत ज्यादा सब्सिडीज देने के कारण गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ा बाहर से, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, है ना।
अब गवर्नमेंट जब सारी चीजों से उबर गए, पेंडेमिक हो गया, फिर कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो प्राइस राइज हुआ था, उसके कारण भी गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी और कस्टम को कम करना पड़ा, जिसके कारण जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है वो कम हो गया। अब गवर्नमेंट को अब वापस से जो भी एक्सपेंडिचर उसको रीप्रायोरिटाइज करना है कि फॉर एग्जांपल कि जो पिछला हमने लोन लिया है पहले हम उसको पे करेंगे, बाद में दूसरी चीजों पे खर्चा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स कम होता जाएगा, है ना। तो वही होता है रीप्रायोरिटाइजेशन। उससे क्या होगा, स्टिमुलेट एग्रीगेट डिमांड, वाई बढ़ेगा, और फुलफिल रीडिस्ट्रीब्यूटिव इंपरेटिव्स। रीडिस्ट्रीब्यूटिव इंपरेटिव्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है कि जो ज्यादा रिच पीपल हैं उनसे टैक्सेस ज्यादा लेके उनको पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है वहां पे एलोकेट करें, है ना। वैसे ही रिच स्टेट्स जो है ना, वहां से जो गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आ रहा है उसको पुअर स्टेट्स के पास में दें, ताकि सारे स्टेट्स एक साथ डेवलप हो सके, कोई आगे कोई पीछे ऐसा मत रहे। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर है? आप लोग प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन पढ़े होंगे, है ना। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब यही होता है कि रिच लोगों से ज्यादा टैक्स लेंगे और पुअर लोग से कम लेंगे, और जब जिन पे खर्चा करना है उस तरफ। हाँ हाँ, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या काम है कि जहाँ पे जिन लोगों के पास में ज्यादा इनकम है उनसे लेके उसको दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर। अब ये इंपॉर्टेंट है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय यूनियन गवर्नमेंट। तो सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मद में कहाँ पे खर्चा होता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो प्रोडक्टिव नहीं है बिल्कुल, कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा, इंटरेस्ट पेमेंट्स में, उसके बाद सैलरीज में, उसके बाद मेजर सब्सिडीज में, फिर डिफेंस सर्विसेज, और लास्ट है पेंशन। तो ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, है ना। इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा है। इसके बाद देखते हैं सब्सिडीज। आफ्टर पेंडेमिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 13.5% फाइनेंशियल ईयर 2022 फ्रॉम 15.6% फाइनेंशियल ईयर 21। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। पहले कितना था, 15.6%, अब कितना है, 13.5% ऑफ जीडीपी लेड बाय रिडक्शन इन सब्सिडी। तो जो सब्सिडीज, एक्सेस सब्सिडीज जो गवर्नमेंट दे रही थी पेंडेमिक टाइम पे, उसको अब कम कर रही है, तो उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। सब्सिडी एक्सपेंडिचर 1.9% फाइनेंशियल ईयर 2022 फ्रॉम 3.6% फाइनेंशियल ईयर 21। तो सब्सिडी एक्सपेंडिचर जो फाइनेंशियल ईयर 21 में था 3.6%, अब वो कितना है, 1.9% हो गया, वो भी कम हुआ है। एंड 1.2% ऑफ जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 23। तो आप देखिए लगातार कंटीन्यूअसली सब्सीक्वेंट ईयर्स में 21 में 3.6 था, उससे कम हुआ तो 1.9 आया, और इस साल 23 में 1.2% होगा। फिर 94.7% of budgeted expenditure on subsidies has been utilized from April to November 2022. 94.7% यूज हो चुका है। फर्स्ट बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, एडिशनल 80,000 crore spent on food subsidy allocation for PM गरीब कल्याण। एडिशनल अपार्ट फ्रॉम क्या, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें जो गवर्नमेंट पैसा देती है वो तो दे रही है, उसके अलावा एडिशनल रुपीज 80,000 करोड़ हैज बीन डिस्बर्स्ड इन एलोकेशन फॉर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, है ना। उसके बाद 1.09 लाख करोड़ फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। इतना फर्टिलाइजर सब्सिडी अभी जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम, कौन सा, सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड में पहले क्या है, यूरिया में सब्सिडी सबसे ज्यादा दिया जाता है ना, तो बहुत ज्यादा यूजेज होता था उसका, है ना, फालतू का यूज ज्यादा होता था, तो उसको रेशनलाइज करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड आपको अपनी हेल्थ, सॉइल का हेल्थ बता देते थे, उसके हिसाब से रिकमेंड करते थे कि आपको फर्टिलाइजर कितना यूज करना चाहिए आपकी सॉइल। तो वहां पे भी गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है, सब्सिडी को कम करने का प्रयास कर रही है।
ठीक है, जितना कम सब्सिडीज होगा उतना गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन कम होगा, तो वो जो फिर वहां पे जो फंड्स रिलीज होगा उसको फिर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज कर सकती है, जो कि प्रोडक्टिव होगा। Revenue expenditure grew 10% from April to November 2022 on a year-on-year basis, higher than the growth quoted in corresponding period financial year 21. तो अप्रैल टू नवंबर में 10% ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, अब इंटरेस्ट पेमेंट्स का आ जाते हैं। पहला हो गया सब्सिडी, अब उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट मद कौन सा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स। Higher resource requirements and lower revenue collections during the pandemic resulted in higher borrowings by the government. क्या क्या हुआ, एक तो सबसे पहला फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस दी गवर्नमेंट, है ना, उसके अलावा रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ, जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को ज्यादा लोन लेना पड़ा। इंटरेस्ट पेमेंट्स एज अ प्रोपोर्शन ऑफ रिसीट्स वेंट अप आफ्टर पैंडेमिक आउटब्रेक, तो टोटल रिसीट्स से इंटरेस्ट पेमेंट का प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ गया, मतलब टोटल रिसीट्स इतनी है, टोटल रिसीट्स अगर इतनी है तो पहले अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स इतना होता था तो अब वेंट अप वो इतना बढ़ गया। मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट वे आई टू रिड्यूस द इंटरेस्ट पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट को कैसे कम किया जा सकता है, ये क्या बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे, बायोएंसी इन रेवेन्यूज, बायोएंसी मतलब जीडीपी की ग्रोथ से ज्यादा आपका टैक्स बढ़ रहा है ना, तो उसके कारण क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को कम कर सकते हैं। कैसे, आपका जो भी एक्सेस रेवेन्यू आ रहा है आप सीधा सीधा उसको क्या करो, आपका लोन को पे बैक करने के लिए यूज करो, तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा। एग्रेसिव एसेट मोनेटाइजेशन, एसेट मोनेटाइजेशन भी एजेंडा है गवर्नमेंट का। एफिशिएंसी गेन्स, एफिशिएंसी गेन्स का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जितना इन्वेस्ट कर रही है उससे ज्यादा अगर रिटर्न्स मिलता है तो उसको एफिशिएंसी गेन्स बोला जाता है ना, तो कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स में अगर इन्वेस्ट कर रही है और उससे रिटर्न्स ज्यादा मिल रहा है तो उसके थ्रू भी इंटरेस्ट पेमेंट्स को कम किया जा सकता है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे का बोलना है। फिर प्राइवेटाइजेशन, जो भी स्टेक्स वगैरह को सेल करेगी गवर्नमेंट, उससे जो पैसा आएगा उस पैसे को अपन लोन पे बैक करने के लिए यूज करेंगे, तो इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा। फुलफिलमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी टारगेट्स, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या जो भी टारगेट लिया रखा गया है उसको कैसे फुलफिल करेगी गवर्नमेंट। तो शुरू वाले लास्ट क्लास में शुरू की स्लाइड्स में हमने देखा था कि कंजर्वेटिव अप्रोच है अभी बजट में, सिनारियो ठीक होने के बाद भी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अभी भी जो एस्टिमेट्स है, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का जो एस्टिमेट है उसको कम जानबूझ के कम लेके चल रही है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कम लेके चल रही है ताकि अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो मोर देन एंटीसिपेटेड, जितना एंटीसिपेट किए थे उससे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, उसके कारण एडिशनल एक्सपेंडिचर नीड्स ऑफ द सेंटर वो फुलफिल हो सकता है। आपको गर्मी लग रही ठीक है। मेजर्स दैट कैन इंप्रूव द फिस्कल सिचुएशन, फिस्कल सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। पहला है रेजिलिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे वो वापस अपने ट्रैक में आ गए हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके कारण क्या हो सकता है, फिस्कल पॉलिसी टारगेट जो है वो फुलफिल हो जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। कंटिन्यूड रेवेन्यू बायंसी, केयरफुल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ओवर द मीडियम रन, और बजटरी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। रिफॉर्म्स अंडरटेकन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स लिया है अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए। इंप्रूव फिस्कल ट्रांसपेरेंसी एंड रियलिस्टिक रेवेन्यू assumptions इन द बजट, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ नॉन प्लान क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब पहले आप लोग अगर पढ़े होंगे तो बजट में प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स को क्लासिफाई किया जाता था, है ना, पहले प्लान्ड इकोनॉमी थी ना, 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे, तो उस हिसाब से जो भी टारगेट्स आपके 5 ईयर प्लान में होते थे उस पे जो एक्सपेंडिचर होना है उसको प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते थे, और जो टारगेट्स नहीं है उसमें जो अचानक से कुछ ऐसी चीजें आ गई जिनके लिए एक्सपेंडिचर होना है तो उसके लिए जो यूज हो रहा है उसको नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते थे। ठीक है,
तो उसको गवर्नमेंट खत्म कर दी। अब इससे क्या है, अब ज्यादा फोकस अब किस पे है, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लान नॉन प्लान में आपके दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर आते थे ना, प्लान में रेवेन्यू कैपिटल दोनों आता था और नॉन प्लान में रेवेन्यू कैपिटल दोनों आता था। अब इस क्लासिफिकेशन को हटा दिए तो सिर्फ अब क्या बचा, रेवेन्यू और कैपिटल। तो अब गवर्नमेंट बहुत अच्छे से ये देख सकती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। मर्जर ऑफ रेलवे बजट इन मेन बजट, ठीक है। तो अब एज अ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ रेलवे पे फोकस ना करके गवर्नमेंट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पे फोकस कर रही है, ठीक है। इसीलिए रेलवे बजट को भी मेन बजट के साथ में मर्ज कर दिया। हाँ ठीक है। शिफ्टिंग द डेट ऑफ बजट टू 1 फरवरी, उससे क्या हुआ कि सारे मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट्स को 1 महीने का समय मिल जाता है। जो भी बजट पेश होने के बाद, बजट प्रेजेंट होने के बाद में 1 महीने का टाइम रहता है कि वापस से नया फाइनेंशियल ईयर चालू होने के पहले वो अपना अच्छे से मैनेज करें। रोड मैप टू स्टेट्स फाइनेंसेस, स्टेट्स फिस्कल डेफिसिट, स्टेट्स रेवेन्यू और स्टेट्स एक्सपेंडिचर, यहां तक के सेंट्रल गवर्नमेंट का खत्म। अपन रेवेन्यू देख चुके हैं, उसके बाद एक्सपेंडिचर देख चुके हैं, ठीक है, और इसके अलावा डेफिसिट देख चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंसेस ओवरऑल देख लिया। इसके बाद आ जाते हैं सीधा स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंसेस, ठीक है। तो स्टेट्स फिस्कल डेफिसिट, सबसे पहले जैसा सेंटर का पढ़ते हुए आए थे वैसे ही स्टेट का भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, फिर उसके बाद रेवेन्यू देखेंगे और फिर स्टेट का एक्सपेंडिचर। ओवरव्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस, क्या बोल रहा है ग्राफ में, कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट्स डेफिसिट एज परसेंट ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 3.4% फिस्कल डेफिसिट रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है, 3.4% ऑफ जीडीपी। और लोअर स्टेट्स कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर, सारे स्टेट्स का कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट इस ग्राफ में दिखाया गया है अप्रैल से नवंबर के बीच, ठीक है। अब ये जो है बजट एस्टिमेट है और ये अप्रैल टू नवंबर तक का है। तो बजट एस्टिमेट कितना बताया है, रुपीज 8.83 लाख करोड़ ये फिस्कल डेफिसिट होगा। और अप्रैल से नवंबर के बीच लिखा हुआ है 33.5% ऑफ दिस, ठीक है। मतलब आप अप्रैल टू नवंबर के बीच में इतना परसेंट ही बस फिस्कल डेफिसिट हुआ। इसमें क्या लिखा हुआ है, combined gross fiscal deficit increased to 4.1% of GDP in the pandemic affected year 2021। कितना हो गया था, 4.1%। अब 2022 में 2.8% आ गया। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का भी फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, ठीक। मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे जो है ना वो एक मीडियम है गवर्नमेंट को अपने आप को प्रेजेंट करने का कि हमने कैसा काम किया है इकोनॉमी में, ठीक है। तो ओवरऑल पॉजिटिव ही रहता है इकोनॉमिक सर्वे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे अच्छा काम किया, ठीक। तो यहाँ पे पेंडेमिक अफेक्टेड ईयर में 4.1% था जो कम होके अब हो गया है 2.8%, ठीक। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी ऑफ द स्टेट्स इज 3.4% इन फिस्कल ईयर 23 फाइनेंशियल ईयर 23। अब अप्रैल टू नवंबर 22 the combined borrowings of 23 major states have just reached 93.5% of the total budgeted borrowings for the year। अप्रैल से नवंबर कितना मंथ हो गया, कितना महीना, 8 महीना है ना। तो 8 महीने में, पूरा साल 12 महीने का, 8 महीने में केवल 33.5% जितना भी बजट एस्टिमेट था उसका केवल 33.5% ही बोरो किए हैं स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे भी आपका गवर्नमेंट का क्या है, कंजर्वेटिव अप्रोच इन बजट कि हम थोड़ा सा मान के चलते हैं कि ज्यादा ही होगा, कम हुआ तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि कम ही हो रहा है, क्लियर है। The center enhanced the net borrowing ceilings for state to 5% of GSDP in financial year 21। तो पेंडेमिक अफेक्टेड ईयर में नेट बोरोइंग सीलिंग जो है, मतलब कोई भी स्टेट अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना परसेंटेज बोरो कर सकता है सेंटर से, इसकी लिमिट होती है। उस लिमिट को बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया गया था 21 में, 5%। उसके बाद उसको कम किया गया जब सारी चीजें पेंडेमिक खत्म हो गया, उसके बाद उसको 4% पे ले आया गया। और उसके बाद फाइनली अभी फाइनेंशियल 23 में उसको टारगेट 3.5% रखा। क्लियर।
अब स्टेट्स रेवेन्यू में आ जाते हैं। स्टेट रेवेन्यू में सबसे पहला स्टेट गवर्नमेंट का खुद का टैक्स रेवेन्यू, स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू। कितना ग्रोथ हुआ? 17.5% फाइनेंशियल ईयर 23 रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। ठीक है, कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ? 17.5%। अच्छा, डिसेंट फिगर है। और ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है? 25.6% फाइनेंशियल ईयर 23। स्टेट्स एक्सपेंडिचर कितना है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रोथ ऑफ 10% इन फाइनेंशियल ईयर 22। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कितनी ग्रोथ हुई? 10.4%। कैपिटल एक्सपेंडिचर 16%। ठीक, तो ये आप देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेट्स भी, क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया? इंसेंटिवाइज किया कि आप अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ, तो हम आपको और ज्यादा लेंड करेंगे। स्टेट की बोरोइंग बढ़ा दिए, किस बेसिस पे? बहुत सारे पैरामीटर्स थे, जैसे बहुत सारे स्टेट्स को बोला गया था कि आप अपने स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनका प्राइवेटाइजेशन करो, मोनेटाइजेशन करो अपने एसेट्स का। उसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड वाला इंप्लीमेंट करो, तो आपको और एक्स्ट्रा एडिशनल बोरोइंग देंगे, हम अलाउ कर देंगे। उसके अलावा जो म्युनिसिपल लेवल पे जो चेंजेस हैं, है ना, लोकल लोकल बॉडीज, उस पे अगर आप काम करोगे तो आपको और एडिशनल बोरोइंग से अलाउ कर देंगे। तो ऐसे ना बहुत सारी चीजों पे वो कर दिए थे, उसके साथ में टैग कर दिए थे कि आप अगर इन सब पे काम करोगे ना तो आपको और ज्यादा बोरोइंग हम अलाउ कर देंगे। क्लियर है? तो इसीलिए उसी में ये भी बोला गया था कि स्टेट गवर्नमेंट्स अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती है तो हम एडिशनल लेंड करेंगे। इसीलिए 16% कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिला ग्रोथ। उसके बाद कैपिटल आउटले ऑफ स्टेट्स हैज ग्रोन बाय 31.7% फाइनेंशियल ईयर 2022, attributable to strong revenue balancing, support provided by center in early release of payments to states। जो पेमेंट करने का टाइम था उससे पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट कर दी कि आपको अगर लग रहा है तो आप और खर्चा कर सकते हो। जीएसटी कंपनसेशन पेमेंट्स और इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ये सारे। अब यहाँ पे जाते हैं कोऑपरेटिव फिस्कल फ्रेंडली ट्रांसफर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट्स। सेंटर से स्टेट्स में कहाँ कहाँ कौन कौन से तरीके से पैसा दिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को किस किस तरीके से पैसा देती है? ठीक है, पहला तो आ गया डिवोल्यूशन ऑफ यूनियन टैक्सेस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो भी टैक्सेस आ रही हैं उसमें से ये कौन रिकमेंड करता है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, हाँ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि कितना डिवोल्यूशन करना है यूनियन टैक्सेस का। ठीक, उसके अलावा फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स भी सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है कि आपको स्टेट्स को कितना ग्रांट्स देना है। ग्रांट्स ऐसा पैसा है जो जिसको वापस नहीं करना। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो जो भी सेंटर स्कीम्स लेके आती है उसमें अलग अलग परसेंटेज होता है। कई स्कीम्स ऐसी होती है जिसमें 90% तक का एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट इंकर करती है, कई स्कीम्स में 50% करती है, और भी एंटिटीज होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना, तो फिर उस हिसाब से परसेंटेज डिवाइड होता है। और अदर ट्रांसफर्स। फिफ्थ है द फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड एन एलोकेशन ऑफ रुपीस 1.92 लाख करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। ठीक, अपार्ट फ्रॉम डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस कितना एक्स्ट्रा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है? रुपीस 1.92 लाख करोड़, इसके लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स के। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जो आपके रेवेन्यू से पैसा आ रहा है और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्चा हो रहा है उसमें जो पैसा कम पड़ता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स के रूप में स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है। इसमें ग्रांट टू लोकल बॉडीज, हेल्थ सेक्टर ग्रांट्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के? 280। ठीक, जीएसटी कंपनसेशन पेमेंट्स मेड टू स्टेट्स। जीएसटी कंपनसेशन पेमेंट्स
जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास उसको उसको कंपनसेट कर रही है ना, तो उसी को जीएसटी कंपनसेशन ग्रांट बोलते हैं। सेस एंड टैक्स डिवॉल्यूशन इंस्टॉलमेंट्स टू स्टेट्स वेयर गिवन अपफ्रंट टू गिव देम अर्ली एक्सेस टू फंड्स। तो जितना भी पैसा सेस से आ रहा है और टैक्स डिवॉल्यूशन का जितना पैसा है उसको अपफ्रंट पेमेंट किए, अपने जिस डेट पे पेमेंट करना था उससे पहले ही पेमेंट कर दिया, ठीक है। 30 जून 2022 तक के 1.16 लाख करोड़ टुवर्ड्स जीएसटी कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट दे चुकी है स्टेट्स को। अब ये है इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोल रहा है, हाउ जीएसटी हैज इंपैक्टेड द फ्लो ऑफ रिसोर्सेज टू स्टेट्स, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, ठीक है, और टैक्सेस का परफॉर्मेंस, ये दोनों को कंपेयर करेंगे। इनके रेशियो से ही आपको समझ में आएगा कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से स्टेट्स के पास जो रिसोर्सेस जा रहे हैं वो कैसे इंप्रूव हुआ है। मतलब जो भी जीएसटी से पैसा कलेक्शन हो रहा है ना, उसी पैसे को सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को देती है, तो वो कैसे इंप्रूव हुआ है ये इसमें बताया गया, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के आप यहाँ पे आ जाइए, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्री जीएसटी टैक्स बायनेंसी कितनी है 0.97%। टैक्स बायनेंसी मतलब समझ में, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है तो उसको एक 1 माना जाता है, जितना जीडीपी ग्रो हुआ उतना टैक्सेस भी ग्रो हुआ तो 1 होता है, ठीक है। थोड़ा सा टैक्स बायनेंसी कम थी तब जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, तब जीएसटी के इंप्लीमेंट होने के बाद में टैक्स बायनेंसी बढ़ गई, क्लियर। enhanced limit of borrowing for the states and incentives for reforms। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि लॉकडाउन के टाइम पे, पेंडेमिक के समय, सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग सीलिंग्स को बढ़ा दी स्टेट की, जितना बोरोइंग बोरो कर सकते थे स्टेट्स उससे ज्यादा बढ़ा दिया गया, और इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म्स कि आप स्टेट गवर्नमेंट को कैसे टैग कर दियो कि आप इतना ये सब रिफॉर्म्स लाओगे तो कैसे कैसे आपको और पैसा एडिशनल बोरोइंग में दे दिया जा सकता है, ठीक है। तो वो इस पार्ट में बताया गया। अब देखिए नेट बोरोइंग सीलिंग ये बता चुका हूं मैं, है ना। फाइनेंशियल 21 में 5%, 22 में 4% और 23 में 3.5%। पार्ट ऑफ दिस एडिशनल बोरोइंग वाज लिंक्ड टू रिफॉर्म्स एनकरेजिंग द स्टेट्स टू अंडरटेक देम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहला रिफॉर्म क्या लाने बोली सेंट्रल गवर्नमेंट, वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको एडिशनल फंड्स दिया जाएगा। तो कितने स्टेट्स ने इंप्लीमेंट किया, 17 स्टेट्स, ठीक है। दूसरा क्या था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स अगर आप कर रहे हो तो आपको एडिशनल बोरोइंग दिया जाएगा, तो इसको इंप्लीमेंट कितने स्टेट्स ने किया, 20 स्टेट्स, ठीक है। फिर अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी रिफॉर्म्स, ये 11 स्टेट्स ने इंप्लीमेंट किया। उसके अलावा पावर सेक्टर रिफॉर्म्स तो 17 स्टेट्स ने पार्शियली या फुली इंप्लीमेंट किया है। पावर सेक्टर बहुत क्राइसिस चल रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिस्कॉम्स का पैसा पे नहीं कर पा रही है ना। पावर सेक्टर मतलब जैसे अपना जो भी पावर जनरेशन है, पावर ट्रांसमिशन है ना? नहीं बेसिकली हाँ, तो क्या है, बहुत सारा पैसा जो है डिस्कॉम्स का, डिस्कॉम मतलब ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो आपका जनरेशन या फिर ट्रांसमिशन या फिर है इसमें काम कर रही है, रिलायंस हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, इनका पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट्स पे नहीं कर रही है टाइम। क्या है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स सब्सिडीज दे रही है ना, कि अगर आप इतना यूनिट से कम यूज कर रहे हो तो आपको 50% ऐसे डिस्काउंट मिलता है। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी 50% डिस्काउंट है। 200 यूनिट से अगर आपका कम है रीडिंग तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा आपके बिल। तो एक तरफ सब्सिडाइज कर रही है और दूसरी तरफ उनके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है ना,
तो रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो वो जो डिस्कॉम्स जिनसे बिजली खरीद रही है स्टेट गवर्नमेंट, उनको पे नहीं कर पा रही है। ठीक, तो स्टेट ऐसे बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन है। इसीलिए ये वाले पॉइंट को सेंट्रल गवर्नमेंट रखी थी कि अगर आप रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करोगे, पैसा पेमेंट करोगे टाइम पे, तो आपको एडिशनल बोरोइंग्स दिया जाएगा। क्लियर? A part of additional borrowing was linked to incremental capital expenditure to be incurred by states. ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से लिंक कर दिया गया था कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो आपको एडिशनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। Moreover, 15th Finance Commission had recommended performance-based additional borrowing space of 0.50% of GSDP to the states in power sector. ठीक है, अगर आप पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो, तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड किया था कि 0.50% ऑफ जीएसडीपी उनको एडिशनल बोरोइंग दिया जाना चाहिए। ठीक है, सेंटर सपोर्ट टुवर्ड्स स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टेट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में सेंटर का सपोर्ट कैसे है? एक स्कीम लाई गई है, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 50 सालों तक का इंटरेस्ट फ्री लोन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रही है। ये कौन सी स्कीम के अंतर्गत है? आप स्कीम का नाम लिख लो, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। Scheme for special assistance to states for capital investment। ठीक है, फिर 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 के कुछ एलोकेशन को किसके लिए रखा गया था? अगर स्टेट्स अपने, जैसे सेंट्रल का पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होता है ना, वैसे ही स्टेट्स के भी अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होता है। ठीक है, तो उनका डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कुछ इंसेंटिव रखा गया था। ठीक है, मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि स्टेट्स जो है वो अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो नहीं काम कर पा रही उनका डिसइन्वेस्टमेंट करे और प्राइवेटाइजेशन करे। ठीक है, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला जा रहा है कि आप एसेट मॉनेटाइजेशन करो, आपके जो भी एसेट्स हैं उनको आप लीज पे या रेंट पे दो और उससे आप रेवेन्यू निकालो। इन financial year 23 the allocation under the scheme has been raised to 1.05 lakh crore to further give impetus to state capitals। मतलब स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए ये एलोकेशन को बढ़ा दिया गया, 1.05 लाख कर दिया गया। इनिशिएटिव बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंप्रूव देयर ओन रिसोर्सेज। ठीक, यहाँ तक कि अभी क्या था चल रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को कौन कौन से तरीके से ट्रांसफर हो रहा है और कौन कौन से इंसेंटिव्स रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर्स में काम करवाने के। ठीक है, अब खुद के जो रिसोर्सेज हैं, तो जहां से भी कलेक्शन हो रहा है स्टेट को, उसको कैसे इंप्रूव करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे बताया है कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे उनको इंप्रूव करवाना चाह रही है, किस तरीके से। म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन इन इंडिया इज मच लोअर देन ओईसीडी कंट्रीज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय आरबीआई। ठीक है, तो बाकी जो ओईसीडी कंट्रीज हैं उनका जो म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है वो इंडिया से ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो अपना म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाए ताकि उनका टैक्स कलेक्शन बढ़ सके। उसके अलावा सम स्टेट्स हैव रेज्ड देयर प्रॉपर्टी टैक्सेस, ये म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स को रेज किए। उसके बाद सम स्टेट्स हैव इंक्रीज्ड देयर पावर टैरिफ्स, है ना, जो अभी तक की सब्सिडाइज्ड रेट पे पावर टैरिफ चल रहा है उसको कई स्टेट ने इंक्रीज कर दिया। हाँ, नहीं तो वो देखो, अब वो तो जीडीपी बढ़ रही है ना, तो वो
प्रॉपर्टी टैक्स को प्रोपोर्शनेटली अगर बढ़ा रहे हैं तो वो एक्चुअल में बढ़ा नहीं है ना। आपका रेंट भी हर साल बढ़ता है, तो रेंट को आप मान के चलो कि कमर्शियल रेंट जो है उसको 10% बढ़ाते हैं हर साल। वो क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपका जीडीपी भी ग्रोथ हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ हो रहा है मतलब इनकम भी ग्रोथ हो रहा है। इनकम ग्रोथ हो रहा है तो रेंट भी ग्रो होगा। हाँ, और अगर रेंट ग्रो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट भी प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएगी। लेकिन अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स आपके जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपकी एक्चुअल रियल जो ग्रोथ, रियल जो इंक्रीमेंट है वो हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही पावर टैरिफ्स में भी बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो पावर टैरिफ्स बढ़ाए हैं। यूपी इंक्रीज लाइसेंसिंग फी, रिन्यूअल फी, प्रोसेसिंग फी और रजिस्ट्रेशन फी। ठीक, किसके लिए? लिकर और डिस्टिलरीज, ये चारों इंक्रीज किया है उत्तर प्रदेश। Some states have also made efforts towards privatizing state public sector enterprises and monetizing assets to receive additional incentives from union government. ठीक, इसके अलावा आसाम लिक्विडेशन स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ एरियर्स, उसके बाद हरियाणा वन टाइम स्कीम फॉर सेटलमेंट फॉर ओल्ड वैट ड्यूज, वैल्यू एडिशन टैक्स का जो ड्यू बचा हुआ है उसको पे करने के लिए हरियाणा का वन टाइम स्कीम फॉर सेटलमेंट लाया गया। इसके अलावा आसाम से केरला ग्रीन टैक्स टू डिस्करेज ओल्ड व्हीकल्स। ठीक है, ग्रीन टैक्स लगा देते हैं आपके अगर पुराने व्हीकल्स हैं, तो उससे क्या होता है कि लोग पुराने व्हीकल्स को यूज करना स्क्रैप कर देंगे। अब डेट प्रोफाइल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, डेट प्रोफाइल ऑफ द गवर्नमेंट, ओवरऑल ग्लोबल एवरेज कितना है डेट का गवर्नमेंट्स का? आईएमएफ कितना बोलता है? 91% डेट इसका जीडीपी का। इंडिया का कितना है? और ये जो है 91%, ये कितना इंक्रीज हुआ? 7.5% प्री पेंडेमिक लेवल से। क्यों? क्योंकि पेंडेमिक आया तो सारी स्टेट सारे कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो एडिशनल एक्सपेंडिचर की, तो उसके कारण सारी गवर्नमेंट्स का डेट बढ़ा है, तो वो 91% ऑफ द जीडीपी है। हमारे देश में क्या है स्थिति? यूनियन गवर्नमेंट्स टोटल लायबिलिटीज स्पाइक्ड इन पेंडेमिक ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021। अब 21 में कितना है? 59.2% ऑफ जीडीपी यूनियन गवर्नमेंट का डेट। ठीक, तो फाइनेंशियल ईयर 22 में घट के कितना हो गया? 56.7%। India's public debt profile is relatively stable and is characterized by low currency and interest rate risk. अब ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि इंडिया का जो डेट प्रोफाइल है वो स्टेबल क्यों है? पहली चीज, एक तो इंडिया का जो डेट है वो बहुत मोस्ट ऑफ द पार्ट डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक होने के कारण उस पे बाहर की करेंसी के एक्सचेंज रेट से कोई फर्क नहीं पड़ना है। दूसरा चीज, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट पे नहीं है, तो कल के दिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है तो उनके डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट जो बोल रहा है कि एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट से मतलब इसमें डेट प्रोफाइल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? डेट प्रोफाइल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, इसमें देख लेते हैं कि डोमेस्टिक डेट कितना है। डेट इन डोमेस्टिक करेंसीज 95.1%, ऑलमोस्ट 95% डोमेस्टिक डेट है। उसके बाद सोवरेन एक्सटर्नल डेट कितना है जिससे करेंसी के एक्सचेंज रेट का फर्क पड़ेगा, वो केवल और केवल 4.9% है। और जो सबसे लास्ट फ्लोटिंग इंटरनल डेट, मतलब जिनका इंटरेस्ट रेट फ्लोट होता है, चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, वो केवल कितना है? 1.7% ऑफ जीडीपी। तो इसीलिए ओवरऑल एक क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट के पास में कि फ्यूचर में जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए, एक्सचेंज रेट बढ़ा घटा या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ा घटा, उससे डेट प्रोफाइल में कोई फर्क नहीं। Over the last few years, the proportion of dated securities maturing in less than 5 years has declined. तो पिछले कुछ सालों में ऐसे सिक्योरिटीज जिनका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल या उससे कम है, वो सिक्योरिटीज कम हो गई हैं और अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बढ़ गई हैं। तो अभी जो मीडियम टर्म में ये वाली जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है, इससे कोई बहुत ज्यादा मीडियम टर्म में इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब कंसोलिडेटिंग जनरल गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ठीक, यहां पे हम देख लेते हैं जनरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंबाइंड। ठीक, तो उनका फाइनेंसेस कैसा है? पहला है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ऑफ जनरल गवर्नमेंट,
तो लाइबिलिटीज कितनी है ओवरऑल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की? अभी इस साल 86.5% ऑफ जीडीपी टोटल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बिल। क्लियर? उसके बाद ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट कितना है डिनोटेड बाय ब्लू लाइन, ये है ऑलमोस्ट 10 से नीचे, ठीक है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट भी डिक्लाइन है, फाइनेंशियल ईयर 21 के बाद से डिक्लाइन है फिस्कल डेफिसिट। और ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट्स ग्रॉस रेवेन्यू डेफिसिट, वो भी डिक्लाइन, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21। अब ये अपना फाइनली कंक्लूजन पे आ गया है कि पॉजिटिव ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कीप्स द गवर्नमेंट डेट सस्टेनेबल। ये क्या बोलना चाह रहा है? ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होता है कि अगर आपके इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा पॉजिटिव ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। अब उससे होगा क्या कि आप जितने परसेंटेज पे लेंड कर रहे हो, है ना, उससे ज्यादा इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, तो वो डेट जो है सस्टेनेबल है, आप रीपे कर सकते हो। अगर आपका नेगेटिव ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, दैट मींस आपका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ से, तो वैसे टाइप के डेट जो है वो अनसस्टेनेबल हो जाते हैं। उससे क्या समझ में आता है कि ये जो डेट है ये हो सकता है कि इस पे डिफॉल्ट कर दे, है ना। तो अपने इंडिया का जो ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो पॉजिटिव। ऐसे जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज फ्रॉम 75.7% कब 2020 में टू 89.6% एट द एंड ऑफ पेंडेमिक ईयर 20। तो डेट टू जीडीपी रेशियो ये क्या है, पेंडेमिक ईयर के टाइम पे बढ़ गया, डेट जो है वो गवर्नमेंट का बढ़ा, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड टू डिक्लाइन टू 84.5% ऑफ जीडीपी बाय एंड मार्च 2020। इसके अलावा गवर्नमेंट फोकस कर रही है केपेक्स लेड ग्रोथ पे, ठीक है, और ये जो ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है ना, ये हमेशा से इंडिया का पॉजिटिव ही रहा है। अभी ये बीच में 21 फाइनेंशियल 21 में क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई थी, है ना, उसके अलावा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी था, जिसके कारण क्या हुआ, इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए केवल 2 समय ऐसा आया है, एक आया था आपका 2001 के आसपास जब इंडियन इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल था, उसके बाद अब कब आया है 21 फाइनेंशियल 21। अब इसके अलावा क्या है कि जो बाकी वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं इनका डेट टू जीडीपी रेशियो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है बहुत ज्यादा, ठीक, बट इंडिया का बहुत मॉडरेटली बढ़ा है फ्रॉम 81% टू 84%, ठीक है, तो दैट इज अ चेंज ऑफ जस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट्स। तो इसके आगे बताया है कि फिस्कल कंसोलिडेशन के बाद में सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कैसे काम कर सकता है, ठीक है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि आप अपने डेट को कम करो इकोनॉमी में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, तो ये सारा फिस्कल कंसोलिडेशन का पार्ट होता है। तो अगर इकोनॉमी में ग्रोथ अच्छी है, कंटिन्यूसली एक फिक्स ग्रोथ पे अगर इकोनॉमी चल रही है तो फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए वो बहुत अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन है जिसमें आपको बताया गया है कि वही जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, क्या किया जा सकता है इकोनॉमी में, वो सारा कंक्लूजन में बताया गया, जिसमें क्या क्या किया जा सकता है। बजट ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद यूजिंग टैक्स कलेक्शन, टैक्स इकोसिस्टम में टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जीएसटी को रेशनलाइज कर सकते हैं, जो इन्वर्टेड रेट्स हैं। इन्वर्टेड रेट्स मतलब बताया था कि जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़े से पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज्यादा यूज करते हैं, उन पे कम जीएसटी रेट्स लगा दें, तो वो होता है रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी। टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा सिंप्लीफाइंग टैक्स कंप्लायंसेस, अगर टैक्स कंप्लायंस को सिंप्लीफाई कर दिया जाए, मतलब लोगों को अगर समझ में आने लगे कि हम हमारी इनकम इतनी है तो हमारा सीधा सीधा टैक्स इतना देना है, तो टैक्स कंप्लायंस को सिंप्लीफाई कर दिया जाए और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन खत्म कर दिया जाए। तो ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं, इसके कारण आपका फिस्कल कंसोलिडेशन और फिस्कल स्टेबिलिटी आएगी इकोनॉमी में। लेकिन अगर ऐसे देखें कि जैसे कि यूएस है या फिर चाइना है, इन लोग की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो इन लोग की इकोनॉमी में अगर 1-2% की रेट से भी जैसे अभी बढ़ रहा है, लेकिन उस 1-2% की वजह से उनके जीडीपी में 1-2 ट्रिलियन बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग के केस में ऐसा नहीं हुआ। बेस इफेक्ट पूरा डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है ना। किस पे डिपेंड करता है? डिनोमिनेटर में आपके लास्ट ईयर का जीडीपी कैसा था, कितना था, है ना। अगर मान लीजिए कि किसी साल बहुत ज्यादा डिप हो जाए, है ना, इसका अगर एग्जांपल देना है तो इसको ऐसे समझाया जा सकता है। अगर लास्ट ईयर दो केस लेता हूं, पहले केस में पहले तो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज अपॉन लास्ट ईयर। ठीक है, तो पहले केस में अगर ले लेते हैं कि लास्ट ईयर जीडीपी हमारी लेट अस से 100 सिंपलिस्ट, और इस साल चेंज हुआ है, चेंज हो गया 120 हो गया, तो डिफरेंस कितना है? चेंज 20। तो ये कितना हो जाएगा, कितना परसेंटेज हो जाएगा? 20% ग्रोथ। ठीक है, अब मैं अगर इस फिगर को कम कर दूं, है ना, लास्ट ईयर अपनी इकोनॉमी मान लीजिए कि डिप हो गई थी और सिर्फ 50 थी, और अब ये बढ़ के 70 हो गई, मतलब चेंज अभी भी 20 है। सेकंड केस, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40%। अब देखिए एक्चुअल टर्म्स में आपकी ग्रोथ हुई है 2020, बट क्योंकि बेस आपका अलग अलग है, इसलिए आपकी ग्रोथ रेट जो परसेंटेज है वो उसमें डिफरेंस आ गया। तो जब आपकी ग्रोथ ऑलरेडी बहुत अच्छी है तो नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ बहुत कम दिखेगी परसेंटेज, इसी को बोला जाता है बेस इफेक्ट। अब पेंडेमिक के ईयर में क्योंकि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उस समय ग्रोथ रेट बहुत कम हो गया, तो ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट ईयर में ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखेगी। सर इसी की वजह से क्या सर हम लोग एक स्टेप ऊपर निकल गए ब्रिटेन की इकोनॉमी से, ऊपर निकल गए क्योंकि उनकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। हाँ, क्योंकि हम लोग की स्टेबिलिटी से बढ़ गई, इसलिए हम लोग ऑटोमेटिकली ऊपर आ गए। हाँ, वो सारा बेस इफेक्ट के कारण। अब आगे कंक्लूजन में ये बोला है कि
अगर गवर्नमेंट फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करे, ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, आपकी गवर्नमेंट अच्छे से एक्सपेंडिचर कर पाएगी, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया, है ना, और सब्सिडीज हो गया, तो सब्सिडीज को रेशनलाइज कर पाए, अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स को कम कर पाए, तो वो जो पैसा है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा सकते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, है ना, तो उस मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण आपका एग्रीगेट डिमांड जो बताया तुम्हें वाई, वो बढ़ेगा, और उसके कारण इकोनॉमी में अगर अच्छा पैसा है तो उसके कारण इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो लोगों को लोन्स बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे कम इंटरेस्ट रेट पे, तो बिजनेसेस प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो ये पूरा एक जो साइकिल है ना वो क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ का। बहुत ज्यादा प्रोवाइड कर सकता है चाइना, यूएस बड़ी इकोनॉमी है, इंटरेस्ट रेट कम रखते हैं। हाँ हाँ, तो इससे क्या होगा कि आप देखिए स्टार्ट हो रहा है फिस्कल डिसिप्लिन से, है ना, गवर्नमेंट की फिस्कल डिसिप्लिन से स्टार्ट हो रहा है, अगर क्योंकि ये पूरा चैप्टर अपना फिस्कल पॉलिसी वाला है ना, तो फिस्कल डिसिप्लिन अगर गवर्नमेंट अच्छे से मेंटेन करती है तो दैट विल ट्रांसलेट इनटू ऑल दिस इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कंक्लूजन में बोला गया है। इसके अलावा अगर फिस्कल डिसिप्लिन अच्छे से फॉलो करती है गवर्नमेंट, है ना, तो क्या होगा कि इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिलने लग जाएंगे, तो उससे भी इंटरेस्ट पेमेंट्स कम हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है इकोनॉमी के हर सेक्शंस के लिए वो कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि एजुकेशनल लोन्स के लिए इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, हाउसिंग लोन्स में इंटरेस्ट रेट कम होगा, कार लोन्स में इंटरेस्ट रेट कम होगा, बिजनेस लोन्स में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, और लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो वो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे अपने बिजनेस में। इसके अलावा लास्ट कंक्लूजन में ये बोला गया है कि सेंटर को स्टेट्स को प्रमोट करना चाहिए रिफॉर्म्स लाने के लिए और इंसेंटिवाइज करना चाहिए, जैसे अभी आपको 6 पॉइंट्स बताया मैं, वैसे ही रिफॉर्म्स लाने के लिए प्रमोट करते रहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी ग्रोथ जो है ना वो सस्टेनेबल हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर 3 खत्म हो जाता है।